जो हम लोग सीरीज़ चलाने वाले हैं वो स्पेशली जो है वो आपका केमिस्ट्री का सेक्शन होगा। ऑलरेडी जो है ये घटना चक्र का मैंने बायो का कुछ सेक्शन कराया है, लेकिन आज जो हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से भी बहुत सारे जो आपके रसायन विज्ञान से भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। और स्पेशली ये जो है आपका 69 बीपीएससी के लिए क्या होगा कि साइंस सीरीज़ का इम्पोर्टेंट आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मैं फोर्स तो नहीं कर सकती, लेकिन आप इसको ज़रूर एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए रसायन विज्ञान की जो बात की जा रही है उसको डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला बोला जा रहा है तो परमाणु संरचना की बात की जा रही है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम जो कण होते हैं जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग देते हैं उनको क्या कहते हैं, परमाणु कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या होते हैं तो परमाणु होते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, यानी ये विभाजित नहीं होते हैं। इनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। देखिए कि यहाँ पे क्या बोला जाए तो परमाणु का जो आकार होता है वो आपका साइज और एटम के अनुसार पूछा जा रहा है। साइज ऑफ एटम जो है वो परमाणु का आकार के बारे में बात किया जा रहा है। परमाणु में होने वाले जो आपके छोटा परमाणु हाइड्रोजन है, परमाणुओं में सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, यानी सबसे छोटा क्या होता था, हाइड्रोजन का परमाणु होता है। हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है 0.28 एंगस्ट्रॉम के लगभग है। ठीक है, अन्य तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य है। ठीक है, याद रखिएगा एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, ये एंगस्ट्रॉम का आपका साइन है 1.0 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं सारे चीज़ को बोलती हूँ याद रखेंगे, देखते हैं कितने लोगों को कितना चीज़ें याद रहता है। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, और भी तो कोई चारा नहीं है ना। जिस तरह से कंपटीशन टफ होता जा रहा है तो प्रैक्टिस जो करते रहेंगे तो हम लोग जो है हर चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है, और हम जो सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं अगर हमने ठान लिया तो। ठीक है, परमाणुओं का भार जो है उसके बारे में देखते हैं। परमाणुओं में सबसे हल्का जो होता है वो परमाणु हाइड्रोजन का है। ठीक है, परमाणु जो हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है तो 1.008 MeV होता है। ठीक है, अन्य तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान जो होते हैं 2 से लेकर के आपके 260 MeV के मध्य होते हैं। ठीक है, ये परमाणु का भार बोल रहा है ऊपर। ठीक है, और ये आकार था। ठीक है, आकार हो गया, ये भार हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका जो ये त्रिज्या कितना था 0.28 था और ये भार कितना है तो 1 पॉइंट जो है वो आपका 008 MeV है। ठीक है, परमाणु की संरचना के बारे में देखते हैं तो कि यहाँ क्या बोला जा रहा है तो कह रहा है कि परमाणु की संरचना जो होती है वो 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो है परमाणु द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे। यानी 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या किया जाता था तो परमाणु जिसको एटम बोलते हैं जो आपके द्रव्य के जो है वो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण माने जाते थे। परंतु 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में क्या होता है कि इसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों खोज से ज्ञात होता है कि परमाणु स्वयं विभिन्न प्रकार के अति सूक्ष्म कणों से बने हुए, जिनको क्या कहते हैं, मूल कणों को क्या कहते हैं, सब एटॉमिक या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, मूल कण जिसको हिंदी में बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो बोला जा रहा है कि मूल कणों में से कुछ कण जो होते हैं वह स्थायी कण होता है, कुछ जो होते हैं शेष कण क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थायी कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में क्या रह सकते हैं। ठीक है, अस्थायी जो होते हैं वो अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं और बाहर क्षणिक अस्तित्व होता है। ठीक है, उनका बाहर क्या होता है, क्षणिक अस्तित्व होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, स्थायी आपके मूल कण होते हैं। यानी आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, मूल कण होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन जो है एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन अस्थायी कणों में आते हैं। ठीक है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और उसके अलावा मेसॉन अस्थायी कणों में आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूल कण है। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु संरचना के अगर मूल कण बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज के होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट ऋणावेश होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर यूनिट जो होता है ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु H के द्रव्यमान जो MH = 1.00 MeV
AMU का लगभग क्या होता है 1/1837 होता है, ठीक है, यानी लगभग कितने होते हैं 1/1837 बोलते हैं, ठीक है। इसको आप इसको जो प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं जो बोलती हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है 1897 ईस्वी में इंग्लिश जो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन किरणों में की थी, ठीक है। तो कौन सी किरणों में, इलेक्ट्रॉन किरणों में। उसी तरह से देखिए प्रोटॉन क्या होता है, तो घन आवेशित यानी प्लस चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पर यूनिट घनावेश होता है, एक प्रोटॉन पर यूनिट घनावेश होता है। प्रोटॉन का जो होता है द्रव्यमान क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने पर जो यूनिट घन आवेशित कण शेष रह जाता है, प्लस आपका क्या होता है कि हाइड्रोजन यानी घन आवेशित कण जो रह जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक या प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जर्मन भौतिक विज्ञानी है ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन क्या होता है, तो न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण होते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये चैडविक के द्वारा आपका 1932 में की गई थी और ये इंग्लिश वैज्ञानिक थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं परमाणु जो बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि परमाणु नाभिक का संगठन की बात की जा रही है। तो परमाणु नाभिक की जो रचना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं, यानी P और N से मिलकर के आपके कौन बनते हैं, परमाणु नाभिक का संगठन होता है, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का घनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक का द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का घनावेश जो होता है प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है। P और N जो होते हैं वो सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियस के घटक है, ठीक है। ये जो होते हैं वो परमाणु न्यूक्लियस के घटक भी होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जाता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर रहते हैं और नाभिक के चारों ओर क्या होता है, अपेक्षा कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और आप देख सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों के बराबर होती है, इसलिए परमाणु जो विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा देख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक की बातें की जा रही है, तो एटॉमिक नंबर जो देख सकते हैं किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होता है, ठीक है। प्रत्येक जो आपका बोला जा रहा है प्रत्येक तत्व का जो परमाणु क्रमांक निश्चित और स्थिर होता है। प्रत्येक तत्व का क्या होता है, परमाणु क्रमांक निश्चित भी होता है और आपका स्थिर भी होता है। विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक विभिन्न होते हैं, ठीक है। आपके विभिन्न तत्वों के परमाणु क्रमांक जो होते विभिन्न होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन तत्वों का परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का क्या है, तो 1 है। इस कथन से यह अभिप्राय है कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या को देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो यहाँ देखिए किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित P और N यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग जो होता है उस परमाणु की आपका द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अगर आपसे बोला जाए तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, तो P यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर जोड़ देंगे तो आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, ठीक है। ये BPSC का फेवरेट आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या का जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा, ठीक है। ये डिटेल में भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की कुल संख्या को प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या तत्व का मूल लक्षण होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है तत्व का मूल लक्षण होता है। किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी किसी तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या क्या हो सकती है, तो भिन्न भिन्न हो सकती है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जाए कि परमाणु भार जो होते जो है किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु भार जिसको बोलते हैं, या फिर परमाणु भार बोलिए या परमाणु द्रव्यमान बोलिए, उसकी द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है, ठीक है। परमाणु भार जो होता है वो बराबर होता है आपका किसके बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। उसके अलावा परमाणु भार जो होता है वो आप देख सकते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और आप नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ देते हैं तो परमाणु भार आप निकाल सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है तो कहा जाता है कि सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि सम इलेक्ट्रॉनिक जिन आयनों और परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक जैसे होते हैं, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं। जैसे देखिए आपका क्या हो गया, तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके अलावा जो है आयरन हो गया, उसके अलावा ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज देखिए, उसके अलावा नियॉन हो गया, सब इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। ये सब जो बोला जा रहा है सब इलेक्ट्रॉनिक है, इनके प्रत्येक 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। असमस्थानिक क्या होता है देख लेते हैं। समस्थानिक जो जिसको आइसोटोप इंग्लिश में बोलते हैं, जो आपका बोला जा रहा है क्या कि समान परमाणु क्रमांक के परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं या द्रव्यमान संख्या के जो होते हैं आपके परमाणुओं को संभारी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि आपके समान क्रमांक होंगे परंतु क्या होंगे, परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे तो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी में किसी तत्व के समस्थानिकों का स्थान जो है अलग अलग ना होकर के एक ही होता है, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन तत्व की 3 समस्थानिक है जिनका परमाणु क्रमांक 1 है परंतु उनके द्रव्यमान संख्या क्या होता है 1, 2, 3 है, ठीक है। इन समस्थानिकों में को हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ड्यूटेरियम यानी डी से जिसको डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन 3 जो होते हैं ट्राइटियम यानी टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ जो बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन जो होता है तत्व के 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं तो 3 होते हैं, हाइड्रोजन के भी 3 होते हैं और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है 8 होती है, ठीक है। परमाणु क्रमांक यहाँ पे क्या होगा तो 8 होगा। आप देख सकते हैं कि इनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है तो 16, 17, 18 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। इन समस्थानिकों को ऑक्सीजन जो होता है 16, 17 और ऑक्सीजन 18 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। किसी तत्व की समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है भिन्न होती है, ठीक है। समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। संभारिक की बात किया जा रहा है तो संभारिक क्या होता है तो संभारिक जो होता है समान परमाणु द्रव्यमान यानी समान द्रव्यमान संख्या जिसको बोलते हैं परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं के संभारिक होते हैं, ठीक है। यानी समान परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांकों के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि समान परमाणु द्रव्यमान जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। आवर्त सारणी में संभारकों का स्थान जो अलग अलग होता है क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भिन्न होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन जो है वो अब संभारिक और समस्थानिक आप देख सकते हैं यहाँ पे संभारिक जो है इक्वल है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इनके परमाणु द्रव्यमान जो है या द्रव्यमान संख्या समान है, ठीक है। दोनों का जो है परमाणु द्रव्यमान और आपका क्या है कि परमाणु संख्या जो है वो देखिए यहाँ पे क्या है कि परमाणु द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और इसके क्या है कि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, ठीक है। और परमाणु क्रमांक क्या होते हैं भिन्न होते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि संभारकों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग समान होता है। यानी संभारक में अगर देखा जाए तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है समान होता है परंतु प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है भिन्न होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था कि आपका इस तरह से संभारक तो दिया हुआ है क्योंकि इसके परमाणु द्रव्यमान समान है परंतु इसके परमाणु क्रमांक भिन्न है, ठीक है। चलिए सब न्यूट्रॉन की बात की जा रही है तो सब न्यूट्रॉन जो है वो क्या है तो सब न्यूट्रॉनिक जो होते हैं भिन्न तत्वों के भी परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है और सब न्यूट्रॉन होते हैं सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह के आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए यहाँ सेलेनियम है, फॉस्फेरस है, आप देख सकते हैं एस है, ठीक है। सब न्यूट्रॉनिक है। यानी आप देखिए कि आपका जो सबका ऊपर वाला जो भार कितना है तो देखिए यहाँ पे ये ब्लर हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि इसके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और इस प्रकार
आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का देखिए, हीलियम का देखिए सब न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। और कार्बन का 11 देख सकते हैं और 6 है जो आप, और उसके अलावा जो 10 नाइट्रोजन का सब न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। इस तरह से आप डिटेल में भी आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेडियो एक्टिव की बात की जा रही है, तो रेडियो एक्टिविटी में क्या है, कुछ पदार्थ जैसे यूरेनियम हो गया, आपका थोरियम हो गया, रेडियम जो हो गया आदि स्वतः एक प्रकार के वैदिक किरणें उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी जो होती है, कुछ पदार्थ जो होते हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम आदि जो होते हैं स्वतः एक प्रकार की वैदिक किरणें उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं और पदार्थों के स्वतः वैदिक किरणें उत्सर्जित करने का गुण रेडियो एक्टिव कहलाता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव जो परमाणु नाभिकों का गुण जो है, आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव परमाणु नाभिकों का गुण जो है रेडियो एक्टिव नाभिकों के अस्थायी होता है, यानी रेडियो एक्टिव नाभिकों तत्वों के नाभिक क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस उनमें क्या होता है, स्वतः विघटन का गुण होता है, किसमें, तो रेडियो एक्टिव में, ठीक है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे दिया जा रहा है कि परमाणु नाभिक के स्वतः विघटन को रेडियो एक्टिव कहते हैं। परमाणु नाभिक के जो स्वतः विघटन होता है उसको रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और डीके जो आपको इंग्लिश में प्रोनाउंस करना होगा, ठीक है। परमाणु नाभिकों से वैदिक जो किरणें होती है अल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती है, ठीक है। यानी तीनों किरणें इससे निकलती है, किरणें रेडियो एक्टिव किरणें कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन जो है एक नाभिकीय क्रिया है, न कि रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ये नाभिकीय क्रिया होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि रेडियो एक्टिव का गुण जो प्राय भारी नाभिक में पाया जाता है, क्योंकि भारी नाभिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक 83 से आगे के सभी तत्व जो होते हैं रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या है आपको बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि बेकरल द्वारा जो यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी की खोज हो जाने के कुछ समय बाद मैरी क्यूरी द्वारा थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई, ठीक है। बेकरल द्वारा जो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव की खोज होने के बाद क्या किया गया कि थोरियम के रेडियो एक्टिव गुणों की खोज हुई, और बाद में क्या होता है कि 1898 में क्या हुआ कि मैरी क्यूरी और उनके जो पति थे पीरे क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने 1902 में यूरेनियम के अयस्क अयस्क पिंच ब्लेड में U3O8 में एक नए तत्व रेडियम की खोज की जो यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 30 गुना अधिक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्तमान शताब्दी में कई नई रेडियो एक्टिव तत्व की खोज हुई है, जैसे आप रेडॉन जो है, उसके अलावा प्रोटो एक्टिनियम है, इसके अलावा एक्टिनियम हो गया, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, फ्रांसियम हो गया, और एस्टेटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं, तीनों का तुलना किया जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं अल्फा, बीटा, गामा को, ठीक है। देखिए प्रकृति क्या है, तो प्रकृति अल्फा के बारे में हम लोग देखते हैं, किरणों के बारे में। अल्फा किरणें क्या होती है, आपके घनावेशित होती अल्फा किरणें होती है, प्लस चार्ज होता है, ये जो होते हैं ना, देखिए बीपीएससी में 68 वाला बीपीएससी देखिएगा ना, तो उसमें पूछा भी है। ऐसे तो एग्जाम में बीटा का पूछता है, लेकिन इसमें क्या पूछा था, तो अल्फा का, तो घनावेशित करने होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपको यकीन नहीं हो तो आप जाकर के 68 का एक क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जो साइंस सेक्शन वाला है, ठीक है। अल्फा कण पर 2 यूनिट घन आवेश होता है, ठीक है। एक अल्फा का कण का द्रव्यमान हीलियम 4 परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। 4 mu होता है, और अल्फा कण जो होते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसे हीलियम बोलते हैं, और अल्फा संकेत आप देख सकते द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि यहाँ जो है वो घनावेशित है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो घनावेशित है और ऋणावेशित है, आप देख सकते हैं। चलिए यही आपसे पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी ने उतने घनावेशित पढ़ा था, तो अल्फा का पूछ दिया था। तो अब बीटा का क्या होता है, ऋणावेशित बीटा कणों से बना होता है। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीटा कण जो होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वारा यूनिट ऋणावेश होता है, तथा कण का जो द्रव्यमान होता है 0.0005486 mu होता है, और बीटा कण को आप देख सकते हैं इस तरह से संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा ब्लर है। उसके अलावा देख सकते हैं गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है सदृश विद्युत चुंबकीय किरणें होती है, यानी गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें के सदृश जो होते हैं विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। गामा किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग होता है, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। वेग की बात की जा रही है, तो वेग में अगर देखा जाए तो आपका अल्फ़ा का बताया जा रहा है। तो अल्फ़ा किरण का वेग जो लगभग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, ठीक है। प्रकाश के वेग का 1/10 जो होता है अल्फ़ा किरण होते हैं। बीटा किरण क्या होता है, का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग का लगभग कितने के बराबर होता है, तो आपके प्रकाश के वेग के बराबर होता है बीटा किरण का, ठीक है। और ये जो होता है थोड़ा कम होता है अल्फ़ा का, ठीक है। गामा किरण का वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये भी जो है वो बराबर ही होता है, जो आप लगभग बराबर होता है। उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका वेदन क्षमता की बात की जा रही है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदन क्षमता जो है अल्फ़ा किरणों में 0.002 सेंटीमीटर मोटे जो है एल्युमिनियम की चादर को भेज सकता है, ठीक है। वेदन क्षमता में अल्फ़ा का बात किया जा रहा है। उसके अलावा फिर बीटा किरणों में उच्च वेग के कारण जो है 0.02 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकता है बीटा कण जो है, ठीक है, आपका बीटा किरण जो है। उसके अलावा जो बीटा किरणों में 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेज सकती है, ठीक है। उसके अलावा एल्युमिनियम की यहाँ पे 100 है, ये 0.02 आपका सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो आपका कहा जा रहा है